नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए दो जबरदस्त कहानी लेकर आए हैं। पहली कहानी है जोखनी के बारे में। जोखनी क्या होती है इसमें आपको पता होगा। और दूसरी कहानी में हम सुनेंगे यामिनी द मिस्टीरियस। तो ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। जोखनी की। रात के 12 बज रहे थे। एक सुनसान पतला सा रास्ता जो कि कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, उस पर एक नई नवेली सुहाग की चहलकदमी हो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रात का सन्नाटा उसकी हिम्मत को तोड़ने की ताकत रखता था। ले फिर भी अपने हाथ में एक छोटी सी काले कपड़े की पोटली लिए वह कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गई। उसने कब्रिस्तान का गेट खोला और अंदर कदम रखा। चारों तरफ कब्र ही कब्र, और उनके बीचों से होती हुई वह सुहागन एक छोटी सी कब्र के करीब पहुंची। उसने उस कब्र के पास की थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों से हटाई और उस पोटली को जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद वो इतनी तेजी से वहां से निकल गई जैसे कि उसके पैरों में पन लग गए। उसके कुछ देर बाद ही लाल लहंगा चुनरी पहने, अपने चेहरे को घूंघट से छिपाए, हाथ में लालटेन लिए एक दूसरी औरत वहां पहुंची। उसने उस पोटली को वापस जमीन से निकाला और फिर लालटेन उस पर दे मारा। इस तरह लालटेन टूटा और वो पोटली आग की चपेट में आ गई। इसी कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक बड़े से घर के एक कमरे में निशांत अपने बिस्तर पर लेटा सिगार की कश लगा रहा था। दरवाजा खुला और वह सुहागन अंदर दाखिल हुई। अनामिका आ गई। तुम यह सुनकर वह निशांत के पास आकर बैठी और गुस्से में बोली, हां आ गई मैं, वो भी जिंदा। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? जिस तरह की फालतू रस्में तुम्हारे इस घर में मुझसे करवाई जा रही है ना, ऐसी रस्मों के बारे में मैंने सुना तक नहीं। इतनी रात में एक पोटली को जमीन में गाड़ने के लिए मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसकी बात को निशांत सुन तो रहा था, लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यह बस आखिरी रस्म थी जो मैंने कर दी। अब आगे से अगर मुझसे मां जी ने कोई भी ऐसी वाहियात रस्म करवाई ना, तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगी। यह कहकर अनामिका ने चादर डाली और सोने गई। निशांत सोच रहा था कि जिस मां के आगे उसके पिता नहीं बोलते थे, वह उसके आगे क्या बोलेगा, इसलिए वह चुप ही रहा। उस रात से करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद रात के समय अनामिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। निशांत ड्राइंग रूम में अपनी मां रेखा के पास गया, जहां उसकी बहन काम्या भी बैठी थी। मां अनामिका को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमने उसका प्रबंध कर दिया है। तभी दरवाजे से होती हुई एक बूढ़ी औरत अंदर आई। रेखा ने उसको अनामिका के कमरे में भेज दिया और बूढ़ी औरत ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। काम्या बेटा, तुम सुबह से ही जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देना। कुछ देर बाद एक बच्चे की किलकारी की आवाज सभी को सुनाई दी और वो बूढ़ी औरत बाहर निकली। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। यह सुनकर निशांत बहुत खुश हुआ और कमरे के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन रेखा के चेहरे पर गुस्सा उबल आया। यह कैसे हो सकता है? एक लड़की? क्या तुमने उससे वो विधि नहीं करवाई थी? करवाई थी मां भाभी के पेट पर से मैंने अपने हाथों से वो पोटली पूरे 9 बार घुमाई थी और उनको कब्रिस्तान भी भेजा था। इसका मतलब है उस तांत्रिक ने हमें गलत टोटका बताया था। चलो अभी उसके पास चलते हैं। रेखा ने काम्या को अपने साथ लिया और उसी टाइम घर से निकलकर शमशान भूमि की तरफ रवाना हो गई। काम्या को इस समय डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपनी मां के गुस्से के आगे वह कुछ नहीं बोल रही थी। अचानक उसको पायलों की आवाज सुनाई दी और दोनों ने पलटकर पीछे देखा। उनसे काफी पीछे वहीं लालटेन वाली औरत उनको नजर आई। मां, ये कौन है? होगी कोई पागल, तुम पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। वह दोनों फिर से आगे बढ़ने लगी और कुछ कदम चलने के बाद उन दोनों की सांसें और कदम दोनों रुक गए। उन्होंने देखा कि जो लालटेन वाली औरत उनके बहुत पीछे थी, अब वहीं उनसे 10 कदम आगे खड़ी नजर आ रही थी। ए लड़की, कौन है तू? रेखा ने उससे सवाल किया। उसने धीरे से अपना लालटेन चेहरे के करीब लाकर उन दोनों को अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर रेखा और काम्या दोनों का दिल दहल उठा। दोनों चीखती चिल्लाती हुई अपने घर की तरफ वापस भागने लगी। वह सीधा अपने कमरे में आकर रुकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मम्मी, वो औरत कौन थी? कितना भयानक चेहरा था उसका। वो कौन थी? इस बात से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की है कि अनामिका ने जिंदा लड़की कैसे पैदा की।
उस तांत्रिक ने कहा था कि अनामिका के पेट पर से उस पोटली को 9 बार घुमाकर अनामिका के हाथों ही कब्रिस्तान में गड़वाना है। उसके बाद अगर अनामिका के पेट में लड़की हुई तो वह पैदा होने से पहले ही मर जाएगी, और अगर लड़का हुआ तो ही वह सही सलामत पैदा होगा। इसका मतलब है कि उस तांत्रिक ने हमें बेवकूफ बनाया है। कोई बात नहीं, अगर वो टोटका काम नहीं आया तो हम खुद उस नवजात बच्ची को खत्म कर देंगे। इस इरादे के साथ रेखा ने काम्या के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अगली सुबह अनामिका और निशांत अपने कमरे में अपनी नवजात बच्ची के साथ खेल रहे थे। तभी रेखा वहां आई। प्रणाम माँ जी, आपने तो अपनी पोती की शक्ल तक नहीं देखी। देखिए, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम हमने रिंकी रखा है। यह सुनकर रेखा ने एक बार उस बच्ची की तरफ देखा और बोली, बहू, सहारनपुर गांव में हमारी पुश्तैनी हवेली है और हमारी कुलदेवी का मंदिर भी है। अब तुम मां बन गई हो। समय आ गया है कि हम सब वहां जाकर कुलदेवी की पूजा करें और कुछ दिन वहां रहे। जी मां जी, जैसा आप कहें। घर के सभी फैमिली मेंबर उसी दिन कार से सहारनपुर गांव की तरफ रवाना हो गए। रेखा पल पल अनामिका की गोद में सो रही उस प्यारी सी बच्ची को कोस रही थी। कुछ घंटों बाद शाम के 7 बज चुके थे। उनको एक ढाबा नजर आया तो रेखा ने निशांत से कहकर गाड़ी उस ढाबे पर रुकवा दी। चलो सब यहां खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर यहां रुककर आगे बढ़ेंगे। यह सुनकर सभी लोग गाड़ी से उतरे। एक पुराना सा ढाबा जहां टेबल की जगह कई चारपाई बिछी थी। रेखा ने काम्या को इशारा किया, जिसे समझकर वह अनामिका के पास गई। लाइए भाभी, जब तक आप खाना खाती हैं मैं रिंकी को संभाल लेती हूं। अरे नहीं काम्या, मैं एडजस्ट कर लूंगी। काम्या ठीक कह रही है। अनामिका, कम से कम खाना तो आराम से खाओ। चलो रिंकी को काम्या को दे दो। यह सुनकर अनामिका ने रिंकी को काम्या को थमा दी। काम्या भी उसके साथ खेलने लगी और उसको लेकर टहलने लगी। काम्या, वहां कहां जा रही हो? अरे भाभी, मैं यही हूं, आप फिक्र मत करो, मैं बस रिंकी को थोड़ा घुमा लाती हूं। अनामिका, तुम खाने पर ध्यान दो, ना वो उसकी बुआ संभाल लेगी उसको। अब अनामिका और निशांत खाना खाने में लग गए। काम्या रिंकी को ढाबे के पीछे वाले जंगल में ले गई, जहां से भेड़ियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। अरे बाप रे, यहां तो जंगली जानवर काफी ज्यादा महसूस हो रहे हैं। वहां कह दूंगी रिंकी को एक भेड़िया खींच कर ले गया। यह कहकर काम्या ने रिंकी को जमीन पर रख दिया और फिर बोली, रिंकी बेटा, तुम यहीं आराम से लेटो, थोड़ी देर बाद भेड़ अंकल तुमको ले आने वाले हैं। यह कहकर वह पीछे मुड़ी। तभी उसको सामने वही लालटेन वाली औरत नजर आई, जिसे देखकर काम्या की रूह कांप उठी। उसको समझ नहीं आया कि वह क्या करे। डरते डरते उसने जैसे ही पीछे कदम लिया, उसका पैर मुड़ा और वह जमीन पर गिर गई। यह तो काम्या की आवाज लगती है। यह सुनकर निशांत और अनामिका भी उठ खड़े और तीनों डरी हुई हालत में ढाबे के पीछे जंगल की तरफ भागे। काम्या के हाथ में रिंकी भी है। पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। वो उसको आवाज लगाते, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी कुछ ही दूरी पर जमीन पर उन सभी को रिंकी पड़ी हुई नजर आई। रिंकी मेरी बच्ची। अनामिका ने रिंकी को गोद में उठाकर प्यार किया और अगले ही पल रेखा चिल्ला उठी, काम्या नहीं। सामने काम्या की लाश पड़ी थी। उसके जिस्म से उसका सर और एक हाथ गायब था। सबसे पहले मैंने सुना था कि मेरी बच्ची काम्या। रेखा काम्या की लाश के पास बैठकर रोने लगी। अनामिका और निशांत की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी वहीं लालटेन वाली औरत खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी कि मौत से रेखा की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई थी और उसके दिल से यही आवाज आ रही थी, इस मनहोस लड़की की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई है। मैं अब इसको खुद अपने हाथों से खत्म करूंगी। उन लोगों ने काम्या के शरीर को सहारनपुर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया और फिर वहीं पर अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने लगे। अभी कुछ ही दिन गुजरने के बाद रेखा ने फिर से अपने काम को अंजाम देने के बारे में सोचा। उस रात रेखा ने बड़ी बेसब्र के साथ आधी रात होने का इंतजार किया और करीब 11 बजे वो दबे पांव अनामिका के कमरे में गई। अनामिका और निशांत दोनों ही बेखबर सो रहे थे। उसने रिंकी को पालने से उठाया और फिर हवेली से निकल गई। अपनी गोद में रिंकी को लिए हुए वह जंगल के बीचों बीच बने एक तालाब पर आ चुकी थी। मेरी बेटी को खाने वाली डायन भाड़ में जा, यह कहकर उसने रिंकी को छपाक से तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ी
तो उसको जमीन पर वहीं लालटेन रखा हुआ नजर आया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी उसको पानी की आवाज सुनाई दी और उसने पीछे पलट कर देखा। तालाब के अंदर से दो हाथ ऊपर निकल कर आ रहे थे, जिनके अंदर सही सलामत रिंकी पड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर तेजी से पानी के अंदर से वही औरत अपनी गोद में रिंकी को लिए हुए बाहर निकल आई। वह रेखा के ठीक सामने थी। उस औरत के कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसकी खौफनाक सांसों की आवाज रेखा के दिल को अंदर से दहला रही थी। कौन है तू? क्यों बार बार इस बच्ची को बचा लेती है? इस पर उस औरत के मुंह से एक शब्द निकला, जोखिनी। यह नाम सुनकर रेखा के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जोखिनी ने उसके बाल पकड़ लिए। उसने एक ही झटके में रेखा की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और इसी पल अनामिका और निशांत भी वहां आ पहुंचे। यह देखकर उन दोनों का दिल दहल उठा था कि रेखा की मौत हो गई थी और उसकी बच्ची घूंघट वाली एक अनजान औरत की गोद में थी। तुम जो भी हो, मुझ पर रहम करो। तुमने जैसे मेरी प्यारी सासू मां को मार दिया, मेरी बेटी को मत मारना। मेरी बच्ची मुझे दे दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। ये कहते हुए अनामिका हाथों को फैलाए जमीन पर घुटने पर बैठकर आंसू बहाने लगी। मैं तुम्हारी बच्ची को मारने नहीं, बचाने आई हूं, और पहले भी बचाया था इसकी बुआ से, जो इसको खत्म करना चाहती थी। यह सुनकर अनामिका और निशांत को सब कुछ समझ में आ गया। उसने आगे बढ़कर अनामिका को उसकी बच्ची सौंप दी। अनामिका ने खुशी के आंसू बहाते हुए रिंकी को चूमा और खुद से लिपटा लिया। पुराने समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया था। उसके बाद उत्तरा ने मुझे यानी जोखनी को जन्म दिया और मेरा काम माओं की कोख और उनके नवजात बच्चों की रक्षा करना था। इस तरह जब भी किसी मां की कोख या उसके नवजात बच्चे को कोई अश्वत्थामा की तरह खत्म करने की कोशिश करेगा तो जोखनी यानी मैं वापस आऊंगी उस बच्चे को बचाने के लिए। यह सुनकर अनामिका और निशांत उसको हैरानी से घूरते रह गए और जोखनी धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। दोनों ने अपनी बच्ची को खूब प्यार किया और सामने रखे हुए उस लालटेन को देखने लगे, जो अभी भी मध्यम रोशनी के साथ जल रहा था। दोस्तों, पहली कहानी यहां समाप्त होती है। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है दीपक की। दीपक कानपुर में ITI करने के लिए वहां रहते थे, तभी यह घटना उनके साथ हुई थी। आगे की कहानी हम दीपक के पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। यह घटना उस समय की है जब मैं एक विद्यार्थी था और IIT कानपुर से इंजीनियरिंग कर रहा था। रात के करीब 1 बजे होंगे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सड़क पर लगा लाइट का खंबा कभी जल उठता, कभी बंद पड़ जाता। सड़क सुनसान थी। स्विंगालाकार कोई कोई करान सनाते को चीराती हुई आती, फिर सब सुनसान हो जाता। सड़क के पास ही एक अपार्टमेंट में मैं और मेरे सहापति दिनेश सो रहे थे। अचानक कर मेरी नींद टूटी और मुझे जोरों की प्यास लगने लगे। मैं पानी पीने चला गया। तभी मैंने खिड़की से कोई परछाई देखी। मैं डर गया। मैंने धीरे से खिड़की खोली और नीचे सड़क की ओर देखा। वह दृश्य देखकर मैं सहम गया। मैं भागकर दिनेश के पास गया। मैं बोला, दिनेश, दिनेश उठो। दिनेश बोला, क्या हुआ? जरा बाहर तो चलो। हम दोनों बाहर आ गए। हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए। शरीर से पसीने छूटने लगे। शरीर एक जगह जम गया। सामने एक लाश थी। उसका सिर धड़ अलग था। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और वह कोई तांत्रिक लग रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े नाखून के निशान थे। उसने खूब ज्यादा माला पहन रखी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दिनेश को तांत्रिक के गले में कुछ दिखाई दिया। वह एक लॉकेट था। उसने मुझे लॉकेट दिखाते हुए कहा, यार ये क्या चीज है? बड़ी सुंदर है, मैं इसे ले लेता हूं। मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। कहा जाता है कि मरे हुए लोगों का सामान नहीं लेना चाहिए, हमें खतरा हो सकता है। मेरे खूब समझाने पर भी दिनेश नहीं माना। इतने में वहां और लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आ गई। बाड़ी को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया। हम अपने घर लौट आए। दिनेश बाथरूम में चला गया। मैं लेट ही रहा था कि मुझे चीख सुनाई दी। चीख बाथरूम से आई थी। मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ गया। जब मैं बाथरूम में पहुंचा तो मैं ये देखकर सुन्न रह गया कि बाथरूम की दीवार खून से सनी हुई है। मेरा शरीर सुन्न रह गया। मैं पसीने से तर हो गया। बाथरूम की खिड़की टूटी हुई थी। मैं घबरा गया। मैं खिड़की से झांका। बाहर का दृश्य देखकर मैं सहम गया। बाहर दिनेश लहूलुहान था।
उसकी मौत हो चुकी थी। मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए पीछे मुड़ा, मेरा ध्यान बाथरूम के शीशे पर गया। वहां खून से कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मुझे सारा माजरा समझ आ गया। उस पर लिखा था, मुझे वह लॉकेट दे दो, वरना कोई जिदा नहीं बचेगा। यामिनी। मैं नीचे गया। मैंने दिनेश के हाथों में वही लॉकेट देखा। मैंने लॉकेट लिया। मैं अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ। मैंने उसका दाह संस्कार किया और बात की तह तक जाने के लिए निकला। मैं एक तांत्रिक को जानता था, मैं उसके पास गया। मैंने तांत्रिक से सारी बात बताई और कहा, बाबा, मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूं। इस लॉकेट से मुझे कभी खतरा है। जब तक यह लॉकेट मेरे पास रहेगा, वह मुझे मारने का प्रयत्न करेगी। मैं उससे कैसे बच सकता हूं? तांत्रिक कहते हैं, बेटा, तुम इस लॉकेट को हनुमान जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे रख देना। उसके बाद मैं वैसा ही किया। अब मुझे कोई खतरा नहीं था, पर मैं उस लॉकेट को ज्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रख सकता था, इसलिए मैं जल्दी से काम पर लग गया। मैंने पीछे के सारे अखबार देख डाले। मुझे कुछ ना मिला, परंतु जैसे ही मैं कुर्सी से उठा, मुझे नीचे एक अखबार नजर आया। मैंने उसे उठाया। तभी मुझे यामिनी दा एक मिस्टीरियस स्टोरी नाम से एक आर्टिकल नजर आया। यह अखबार पिछले हफ्ते का था। मैंने उस अखबार से एड्रेस लिया और यामिनी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं यामिनी के घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। मैंने पड़ोसी से जाकर पूछा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोसी कहाँ हैं? अंकल बोले, बेटा, अब इस घर में कोई नहीं रहता। इस घर में पंडित रामनाथ और उसकी बेटी रहते थे। करीब 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी गायब हो गई और इस दुख के मारे चल बसे। मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं यामिनी कहाँ गई? अंकल ने बोला, बेटा कॉलेज जाया करती थी, क्या पता कहाँ गई, एक दिन घर ही नहीं लौटी। मैंने अंकल से कहा, तो आपने उसकी खोज की? अंकल, बेटा, अमीरों की सब सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है। बेचारा रामनाथ हफ्तों फिरा, लेकिन उसकी बेटी का पता न चला। FIR भी कराई, परंतु कुछ पता नहीं चला। मैंने अंकल से कहा, क्या आप मुझे उसके कॉलेज का एड्रेस दे सकते हैं? अंकल, हाँ बेटा, उन्होंने मुझे कॉलेज का एड्रेस दे दिया। मैंने उनसे कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं यामिनी के घर की तलाशी लेना चाहता हूं। अंकल ने कहा, ठीक है बेटा, तुम ले सकते हो, और उन्होंने मुझे यामिनी के घर की चाबी दे दी। मैं यामिनी के घर गया। जब मैं यामिनी के कमरे में पहुंचा और मैंने उसकी हर चीज देखी, वहां मुझे एक इत्र की सीसी दिखाई दी। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर के बाहर आ गया। यामिनी के घर पर तलाशी के दौरान मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं उसके कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। जब मैं उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था तो मैंने वहां रास्ते में एक दुपट्टा देखा। मैं आश्चर्य में पड़ गया। पीले रंग का दुपट्टा, जिससे उस इत्र की महक आ रही थी। मैंने दुपट्टा उठाया और जंगल के अंदर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर चलने पर मुझे एक गुफा दिखाई दी। मैं डरते डरते गुफा के अंदर गया। वहां का नजारा देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सामने राक्षस की बड़ी सी मूर्ति थी। उसके नीचे यामिनी का शरीर था। उसकी गर्दन अलग पड़ी थी। खून के छींटे राक्षस के मुंह पर लगे थे। पास ही बलि का सामान था। मैंने उस तांत्रिक की तस्वीर को भी वहां देखा, जिसकी लाश मैंने और दिनेश ने अपने घर के नीचे देखी थी। मैं सब समझ गया कि यामिनी की मृत्यु के पीछे क्या राज है। मैं वहां से कुछ दूर चला ही था कि वहां मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। उस गुफा के बाहर एक पेड़ से बंदी बनाया गया था। उसने तांत्रिक के समान काले कपड़े पहन रखे थे। गले में बड़ी बड़ी मालाएं थीं, माथे पर भस्म थी। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, कौन हो बेटा? तुम यहां क्या कर रहे हो? वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथों के दुपट्टे को देखते हुए उन्होंने पूछा, यह दुपट्टा तुम्हें कहां से मिला? मैंने बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछा, आप इस दुपट्टे के बारे में कैसे जानते हैं? और कौन है जो मुझे नहीं छोड़ेगी? यह आप क्या कह रहे हैं? और आपको यहां बंदी किसने बनाया है? मैंने उस व्यक्ति को बताने को रिक्वेस्ट की, परंतु उन रस्सियों में काली शक्ति का जादू था। मैं चाहकर भी उसे खोल नहीं पाया। तांत्रिक बोला, बेटा, तुम चाहकर भी इन्हें नहीं खोल सकते। जिस गुफा से तुम अभी आ रहे हो वह मेरे ही शिष्य कालीनाथ की है। वह अमर होना चाहता था। अमर होने के लिए उसने दैत्य दानव की कठोर से कठोर साधना की। एक रात वह अपनी साधना पूरी करके फल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी हवन कुंड की अग्नि से एक राक्षस निकलकर उसके समक्ष आया।
उसने कालीनाथ से कहा, अगर तू अमर होना चाहता है तो तुझे बलि देनी होगी, एक कुंवारी लड़की की बलि। वह लड़की जो सुबह इस रास्ते से सबसे पहले गुजरे, उस लड़की की बलि दे और संसार की समस्त शक्ति को अपने अधीन कर ले। इतना कहकर राक्षस वहां से चला गया। उस दिन कालीनाथ बहुत खुश हुआ। उसने सारी बात मुझे बताई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, देखो वत्स, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वह कभी अमर नहीं बन सकती। ऐसा होना सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करना है। मेरे खूब समझाने पर भी वह नहीं माना और वहां से गुस्से में चला गया। जाते समय मैंने उससे कहा, देखो वक्त, यदि तुम ऐसा कार्य करोगे तो मुझे स्वयं तुम्हें रोकना होगा। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं सो रहा था, उसने मेरी दी शक्ति के द्वारा मुझे कैद कर दिया। अगले दिन सवेरे ही जब यामिनी अपने कॉलेज के लिए निकली तो कालीनाथ उसे पढ़कर गुफा में कैद कर दिया। वह लड़की चिल्लाती रही, लेकिन पापी ने उसे नहीं छोड़ा। उसने यामिनी की बलि देकर राक्षस की भूख शांत की। बदले में राक्षस ने उसे शक्तियों से भरा एक लॉकेट दिया और कहा, जो अभी इस लॉकेट को धारण करेगा वह संसार में व्याप्त सभी काली शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखना, यह शक्तियां तुम पर हावी न होने पाए। इस लॉकेट की वजह से यामिनी ने तांत्रिक को मारा। यामिनी की सारी शक्ति इस लॉकेट में है, इसलिए वह इस लॉकेट को हासिल करना चाहती है। मैंने तांत्रिक से पूछा, परंतु बाबा, जब हम तांत्रिक की लाश के पास पहुंचे थे तब भी लॉकेट वहीं था, और जब मैं गणेश की लाश के पास पहुंचा तब भी लॉकेट दिनेश के हाथ में ही था। यामिनी को लॉकेट ले जाने का अवसर 2 बार मिला, फिर उसने लॉकेट क्यों नहीं लिया? तांत्रिक ने उत्तर दिया, बेटा, यामिनी लॉकेट खुद हासिल नहीं कर सकती। यामिनी को लॉकेट तभी स्वीकृत होगा जब कोई खुद अपने हाथों से उसे लॉकेट को दे, और यदि उसे एक बार लॉकेट मिल गया तो वह शक्तिशाली हो जाएगी। फिर उसे रोकने का कोई साधन नहीं होगा। मैंने तांत्रिक से कहा, बाबा, क्या कोई उपाय है जिससे यामिनी की आत्मा को मुक्ति मिल सके? बाबा ने बताया, बेटा, हमें उसे लॉकेट को नष्ट करना होगा। लेकिन बाबा, उसे तो हम अभी भी नष्ट कर सकते हैं ना? तांत्रिक ने कहा, बेटा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। उस लॉकेट को जब भी नष्ट किया जा सकता है जब पूर्णिमा की रात हो और चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे सिर पर हो, तभी उस मारा जा सकता। मैंने बाबा से कहा, तो ठीक है बाबा, मैं उस लॉकेट को लेकर आता हूं। आप बस इतना बता दीजिए कि अमावस्या की रात कब है। तांत्रिक ने कहा, बेटा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। अमावस्या की रात आज ही है। इसके बाद मैं लॉकेट लेने चला गया। जब मैं लॉकेट लेकर लौटा तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। शरीर पसीने से तर हो गया। तांत्रिक का शरीर खून से सना था। उसकी गर्दन यामिनी के हाथों में थी। यामिनी की लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, भयानक चेहरा था। चेहरे के दाएं तरफ एक निशान था, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया हो। वो तांत्रिक की गर्दन को नोच नोच कर खा रही थी। उसके दांतों से खून टपक रहा था। मैं यह सब देखकर घबरा गया। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने जल्दी से अपनी बाइक ली और भागने लगा। यामिनी ने मुझे देख लिया। वह मेरे पीछे आने लगी। मैंने बाइक तेज कर ली। वह अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। रात हो चुकी थी। कुछ दूर चलकर मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे पीछे नहीं है। सुनसान जंगल में आकर मेरी बाइक का पहिया जाम हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया। डर ने मुझे घेर लिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जमीन से 2 हाथ निकले हुए और मेरी बाइक के पहिए को पकड़े हुए थे। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैं बाइक को वहीं छोड़ आगे की ओर दौड़ा। मेरी बाइक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं गिर गया। बाइक मेरे पास आती जा रही थी। अचानक मेरी बाइक मेरे दोनों पैरों पर चढ़ गई। मेरी दर्द के मारे चीख निकल गई। मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी। पैर से खून बह रहा था। मैं हाथों के सहारे सरक सरक कर सड़क के किनारे आया। मेरी बाइक वहीं आकर मेरे पास गिर पड़ी। मैं दर्द से कराह रहा था। अचानक मेरी नजर एक ट्रक पर गई। ट्रक ड्राइवर की आंखें लाल थीं। वह पूरी स्पीड किए मेरी तरफ ही आ रहा था। उस पर यामिनी की आत्मा ने कब्जा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर यामिनी का आर्टिकल लिखा था। स्विंगालिकुस यूएस कागज के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं था।
मैं अपनी बाइक के पास सरकती हुई गया। मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल कर रेस छोड़ दी और कागज को पेट्रोल में भिगोकर इंजन के पास लगा दिया। कागज में आग लग गई। मैंने देखा, चांद सर के ऊपर था ट्रक, अभी भी मेरी तरफ ही आ रहा। थक मैंने लॉकेट को आग में रख दिया। कागज के साथ लॉकेट भी जल गया। लॉकेट के जलते ही ट्रक में भी आग लग गई और यामिनी का अंत हुआ। उसे मुक्ति मिल गई। परंतु उस दिन मैंने अपने दोनों पैरों और अपने दोस्त को खो दिया। दोस्तों, कहानी यहाँ कंप्लीट होती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक ध्यान रखें अपने और अपनी फैमिली का। थैंक यू।